सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज कश्मीरी पूरी दुनिया में यौम स्याह मना रहे हैं क्योंकि आज के दिन ही मकबूजा कश्मीर पर नाजायज़ गासिबाना कब्ज़ा किया था भारत ने, वहाँ पर फ़ौजें उतार कर। इस बारे में हम खुसूसी तौर पर बात करेंगे और हम भी मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने और बाबर साहब ने स्याह पट्टियाँ इसीलिए बांध रखी हैं। और साथ ही मुल्क में जो हम देख रहे थे अदम इस्तेहकाम माशी तौर पर था, वो कुछ तूफ़ान थमता नज़र आया क्योंकि सऊदी अरब की तरफ से हम देख रहे हैं कि एक बड़ी इमदाद का ऐलान हुआ। तकरीबन 4.2 अरब डॉलर का ये इमदादी पैकेज पाकिस्तान को मिला है और इसकी वजह से हमने देखा कि डॉलर के जो पर लगे हुए थे वो काफ़ी हद तक कटे हैं। तकरीबन 2-2.5 रुपये डॉलर अचानक एक ही दिन में नीचे आया है, जो कि पिछले कई दिनों हफ्तों से इस तरह उड़ान भर रहा था कि पाकिस्तान की तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। और सबसे ज़्यादा इसमें जो नुकसान हुआ है स्पेकुलेटर्स का हुआ है, जो मार्केट में स्पेकुलेशन की वजह से डॉलर इकट्ठे कर रहे थे, इसकी कीमतों को बढ़ा रहे थे। बड़ा अच्छा हुआ है, उनको ये सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन कब पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो सकेगी, ये तो है कर्ज की सूरत ही है, इमदादी कर्ज चले इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें शरह सूद बहुत कम है। इसमें 1.2 अरब डॉलर का मौखर अदायगियों पर तेल भी शामिल है, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा बोझ बना हुआ है पाकिस्तान पर। हमारी जो तेल की मसनूआत की दरामद है तकरीबन 15 अरब डॉलर तक पहुँच चुकी है, तेल और गैस मिलाकर। ये एक बहुत बड़ा मसला है, इस पर हम खास तौर पर बात करेंगे। और मैंने जिस अदम इस्तेहकाम का माशी, वो तो अपनी जगह कुछ देर के लिए लगता है थमा है, क्योंकि आज ही मैं देख रहा था हमाद अजहर साहब फरमा रहे हैं कि 6 महीने लगेंगे कीमतें नीचे आने में। तो ये हम यही कहेंगे तूफान थमा है, 6 महीने बाद जब कीमतें नीचे आएंगी तो फिर हम कहेंगे तूफान खत्म हो गया। जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसमें हमें अपोजिशन तो नजर नहीं आ रही, लेकिन कल अदम TLP के हवाले से लग रहा है कि हुकूमत ने कुछ बड़ा फैसला कर लिया है और हालात खतरनाक नजर आ रहे हैं। इस वजह से कि 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग अलग हुई हैं, एक वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात फवाद चौधरी ने की और दूसरी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने की। और दोनों की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो अल्फाज थे, वो नज़र आ रहा था काफ़ी सख्त हैं। बल्कि शेख रशीद साहब तो थोड़ा फिर भी तहम्मुल से बात कर रहे थे, मगर फवाद चौधरी साहब काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे थे कि अब बहुत हो गया, ये तमाशा लगता है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और रेंजर्स को तलब कर लिया। शेख रशीद साहब ने कहा है 60 दिन के लिए पूरे पंजाब में रेंजर्स को तैनात कर दिया गया है, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब बाकी पंजाब हुकूमत पर है कि जहां जहां वो चाहेगी इनको तैनात कर सकती है। इन सब पर हम बात करेंगे। मेरे साथ बाबर डोगर साहब, गुलाम नसर साहब हैं रोज़ाना की तरह, और हमें ज्वाइन करें डॉक्टर सलमान शाह साहब, उनसे भी हम बात करेंगे। हमारे माशियात हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइए, ये जो सऊदी अरब की तरफ से ये इमदादी पैकेज आया है, यकीनन इससे एक ब्रीदिंग स्पेस जिस अंग्रेजी में कहते हैं वो तो मिली है। आपकी नज़र में इसके क्या क्या असरात होंगे? आज हमने डॉलर को तो इतने दिनों के बाद शुक्र है कि वो तो कुछ तूफान थमा है, लेकिन क्या ये कंटिन्यू करेगा? देखिए, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी था, और क्योंकि ये डायरेक्टली पाकिस्तान के रिजर्व्स में इजाफा हो रहा है और उसके साथ साथ तेल की जो पेमेंट्स हैं उसको ज़रा डिफ़र किया जाएगा, उसकी फाइनेंसिंग होगी, तो डॉलर्स की जो इनफ्लो है वो भी बेहतर हुई है और जो आउटफ्लो है वो कम हुई है। और उसका नतीजा आज हमने देखा है कि 2 रुपये 40 पैसे के करीब रुपया मुस्तहकम हुआ है जी। और जैसे जैसे ये हमारे रिजर्व्स बढ़ेंगे और भी हमारी बड़ी ऑपरेशंस हैं, कैपिटल मार्केट ऑपरेशंस हैं, IMF का प्रोग्राम आता है, दूसरी इस तरह की ट्रांजैक्शंस करके अगर डॉलर्स की इनफ्लो भी होती है और आउटफ्लो कुछ कम होती है, तो मेरे ख्याल में रुपया जो है ये और मुस्तहकम होगा। और अब ये अगर ये हमारा प्रोग्राम इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 160 155 उस लेवल पे जा सकता है। बट शर्त ये है कि हमारे रिजर्व्स जो हैं उनको हम बिल्डअप करते रहें, साथ साथ हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक बैंक, इन तमाम से भी हमारे फ्लोज ठीक आते रहें और साथ साथ फिर हम अपनी रिफॉर्म्स भी करें। अब क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें इकट्ठी करनी है, रिफॉर्म्स में सबसे बड़ा इस वक्त हमारा जो इंपोर्ट का आइटम है वो एनर्जी है। और एनर्जी आपको पता है कि वो हमारी सारी इंपोर्टेड है। बिजली जो आपके घर में आती है वो भी इंपोर्टेड है, जो पेट्रोल आप गाड़ी में डालते हैं वो भी इंपोर्टेड है। तो आपको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करने की बहुत अशद ज़रूरत है। फॉर्चुनेटली इस वक्त रिन्यूएबल्स जो हैं, जिसको हम सोलर पावर कहते हैं, वो बड़ा सस्ता हो गया।
वो तकरीबन 1.5 सेंट से भी नीचे उसकी कीमत आ गई है। तो अगले 1 सालों में अगर ये हम महंगी बिजली को रिप्लेस कर दें रिन्यूएबल से टू अ सर्टेन एक्सटेंट, तो ये फिर हम एनर्जी के ऊपर काबू पा लेंगे, और एनर्जी पे अगर काबू पाते हैं तो हमारी इंपोर्ट्स पे काबू आता है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो रीजनेबल रहता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस नहीं होते, तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ भी कर सकते हैं। अल्लाह करे डॉक्टर साहब जो आप फरमा रहे हैं ऐसा हो, 160 रुपए पर अगर डॉलर आ गया तो फिर तो वाकई महंगाई थम जाएगी। लेकिन हमारे साहब कह रहे हैं जी कि 6 महीने लगेंगे कीमतें नीचे आने पर। लोग तो फौरी रिलीफ चाहते हैं। आप सोलर की बात करें बड़ा जबरदस्त, लेकिन उसमें भी एक तो इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी और वो भी कई साल लगेंगे। नहीं, देखें, एक चीज़ तो है कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक तो आलमी मंडी में जो कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ी हैं, उम्मीद है कि वो अगले चंद माह में नीचे आएंगी, और इसके साथ साथ ये बिजली का जो निज़ाम है, ये सोलर पावर लगाने में कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये बड़े जो कोयले के या गैस के प्लांट्स होते हैं जिनको 2-2 साल 3-3 साल लगते हैं, ये 8-9 महीने में लग जाते हैं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ओवरनाइट तो सॉल्व नहीं होगा, बट उस तरफ हम चल पड़ेंगे। और आई थिंक कि वो अगर काम हम करते जाएं सारे जो करने वाले हैं, जिसमें अपनी प्रोडक्शन को भी ठीक करें, जो हमारे कानून हैं जो कंपटीशन नहीं होने देते उनको ठीक करें। आप देखें ना, वो कंपटीशन कमीशन ने फाइन लगाए थे, लेकिन कोर्ट ने उनको स्टे दे दिया कि आप नहीं लगा सकते। सो ये सारी निज़ाम जो है इसकी रिफॉर्म्स करना ज़रूरी है, ताकि कंपटीशन हो, हमारी एग्रीकल्चर में पैदावार बढ़े, हमारी मैन्युफैक्चरिंग में बढ़े, और साथ साथ फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आए। इन्वेस्टमेंट जो है वो इस वक्त चीन से आ सकती है, और बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। सही। तो अगर चाइनीज इन्वेस्टर्स भी अगले 6 माह 1 साल में आते हैं, तो 2023 तक मेरा ख्याल है कि इकोनॉमी जो है बिल्कुल अपने पाँव पे खड़ी होगी, और वो बड़ा अच्छी इलेक्शन ईयर भी है। अभी सदर से जी चीन के सदर से बात भी की है वज़ीर आज़म ने, और उनको फिर दावत दी है कि चीन के सदर जो है पाकिस्तान का दौरा करें। तो लगता है कि उससे भी वो समझ रहे हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट या बड़े ऐलानात होंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपने वक्त दिया, और बड़ी बात डॉक्टर साहब ने की है कि जी 160 तक आ सकता है डॉलर अगर पाकिस्तान रिफॉर्म्स कर ले। तो अब ये 175 से वापस आता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे जो हैं वो कम होंगे, और जो महंगाई का तूफान है उसको भी कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि उसके लिए रिफॉर्म्स करनी होंगी, कुछ बड़े फैसले नहीं होंगे। अभी तक वो नजर नहीं आ रहे। इंपोर्ट्स कुछ कम करने की कोशिश, गाड़ियों वाली बात थी, लगता है उसको कुछ ब्रेक लग रही है, लेकिन पेट्रोल की खपत तो अब कम नहीं कर सकते, क्योंकि उससे तो फिर इकॉनमी स्लो डाउन हो जाती है। अगली खबर जिस पर हमने बात करनी है वो है कल-ए-आज़म TLP का मामला, जो बड़ा ही खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करता नजर आ रहा है, क्योंकि मुज़ाकरात हुए, नाकाम हुए, कुछ वक्त के लिए लगा कि मामला थम गए हैं। वहीं पर उनके कारकुनान TLP के बैठे रहे जहां पर थे मुरीद के में, लेकिन अब उन्होंने आगे चलना शुरू कर दिया है, और वादा खिलाफी की दोनों तरफ से बात की जा रही है। शेख साहब ने कहा जी हम सड़कें खोल देंगे, वो नहीं खोलेंगे, जबकि TLP की तरफ से कहा जा रहा है कि जी जो वादे किए गए थे वो नहीं पूरे किए गए, और इसलिए मुज़ाकरात नाकाम हो गए, आगे जा रहे हैं। अब बाबर डोगर साहब, पहले फवाद चौधरी साहब आते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं जी बस बहुत हो गया, अब फैसला कर लिया गया है, ये नहीं हो सकता, पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, 70 जख्मी हुए हैं, असलहा इनके पास आ गया है अब, और वो ये कह रहे हैं कि इनको फॉरेन फंडिंग भी हो रही है। तो ये तो बड़ी अजीब बात है। तो फिर तो नाम बताने चाहिए कि किस तरह से हो रही है, कहाँ से आ रही है। शेख रशीद साहब ने तो कह दिया रेंजर्स भी बुला ली गई। देखें उसामा साहब, फॉरेन फंडिंग अब गवर्नमेंट बार बार कहती है फेक न्यूज़। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर फॉरेन फंडिंग हो रही है तो किस मुल्क से हो रही है, किन सोर्सेज से हो रही है, कितना पैसा आया है। गवर्नमेंट को सारी डिटेल जो है वो शेयर करनी चाहिए अवाम के साथ। उन्होंने भारत का नाम लिया सर, तो फिर बताएं ना कि कहाँ से आ रही है, कि कितना पैसा आ रहा है, किसके ज़रिए से आ रहा है, तो अवाम को पता चले कि कितना पैसा आ रहा है और कौन दे रहा है और किस तरीके से दे रहा है। बात यह कि एग्रीमेंट TLP के साथ मैंने तो नहीं किया था, ये गवर्नमेंट ने किया था, और जो एग्रीमेंट था वो बड़ा डेमोक्रेटिक था कि जनाब ठीक है, गवर्नमेंट अगर उसको उस फ्रांसीसी चीज़ को मुल्क बदल नहीं कर सकती तो फिर उसको उस इशू को पार्लियामेंट के अंदर ले जाते हैं, पार्लियामेंट में डिस्कस कर लेते हैं, और पार्लियामेंट अगर कहती है कि जनाब ठीक है हमें उसको बाहर नहीं निकालना चाहिए इस सिचुएशन में, तो बिल्कुल ठीक है, वो TLP पे भी बाइंडिंग है कि वो उसको एक्सेप्ट करती।
लेकिन ये खुद उससे दौड़ गए। अब फिर दोबारा मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात में मुझे खुद राजा बिशारत ने और शेर शीर साहब ने टेलीविज़न पे आके कहा कि जो मुबारिक को मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और उनकी जो डिमांड है 2 दिन के अंदर पूरी कर दी जाएंगी। 2 दिन के अंदर जनाब उनकी जो लीडरशिप है उसको रिहा कर दिया जाएगा, उनसे कालादम का स्टेटस वापस ले लिया जाएगा, सारा कुछ कर लिया जाएगा। 2 दिन के बाद शेर शीर साहब खुद आते हैं और कहते हैं कि ये चीज़ें नहीं हो सकती क्योंकि इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो गवर्नमेंट तो आप देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेटमेंट्स तो इन मिनिस्टर्स की बदल रही हैं। शेर शीर साहब की आज टोन कुछ थी, आज वो कोई बात कर रहे हैं, कल उनकी टोन डिफरेंट थी, परसों उनकी टोन डिफरेंट थी, चौथ उनकी टोन डिफरेंट थी। वो 3 दिन पहले वो साद रिजवी की बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे कि बड़ा ज़बरदस्त है, उसकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। मैंने उससे बात की है, मैंने फ्रांसीसी हवाले सफ़ीर के हवाले से बात की, उसमें बड़ी लचक उसने दिखाई है। और आज वो बिल्कुल ही उससे उलट बात कर रहे थे। फिर बात ये है कि गवर्नमेंट जो है इनको चाहिए था उलमा इकराम को उसमें शामिल करते, उनसे बात करते, निगोशिएट करते, थोड़ा सा चले। वो अगर पुरअमन मार्च कर रहे हैं तो ये पहला मार्च तो नहीं है इस्लामाबाद की तरफ, इससे पहले भी मार्च हुए हैं। बार बार कहा जाता है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मार्च 126 दिन का हुआ था। तो उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने भी मार्च किया, बाकी पॉलिटिकल पार्टी ने भी मार्च किया। मेरा मतलब है खान साहब ने जो है उन्होंने मॉडल टाउन में जब डेड बॉडीज़ आई तो उसकी आवाज़ उठा के इमरान खान साहब ने भी एक मजहबी तंजीम का सहारा लिया और जाके वहाँ पर मार्च किया था। ये तो नहीं हो सकता कि उनका मार्च जो है वो जायज़ है और बाकी किसी का मार्च जो है नाजायज़ है। आप ये कहें कि जनाब के आप लोग टैक्स ना दें, आप पीटीवी की बिल्डिंग पे अटैक कर दें, आप प्राइम मिनिस्टर हाउस पे चढ़ाई कर दें और कहें कि जी ये पुरअमन मार्च था और पुरअमन हम बैठे रहे हैं और ये दहशतगर्द हैं। तो मेरा मतलब है कि ये मेरा मतलब ये मीडिया कोई गुलाम तो नहीं है कि जो ये कहेंगे उसको मान लेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब अगर गवर्नमेंट को चाहिए कि सारी सूरत आवाम के सामने रखें। ये जो बार बार बयानात बदल रहे हैं, ये जो बार बार जो है ये आप देखें, कभी इनमें बड़ी रौनक आ जाती है, कभी ये बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। अब भी उन्होंने कहा है बाबर साहब, अब भी शेख रशीद साहब ने कहा है कि जी पॉलिटिकल आदमी जो है वो दरवाजे कभी बंद नहीं करता, हम अभी दरख्वास्त कर रहे हैं, उन्होंने दरख्वास्त कर रहे हैं कि वापस चले जाएं। अब गुलाम नबी साहब इसमें जो लग रहा है कि तशद्दुद का अंसर जो है वो किसी तरह से नहीं आना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए किसी भी सूरत में। अब ये काफ़ी दिन ये हो गए हैं, कई दिनों से पहले धरना हुआ, फिर मार्च शुरू हुआ, फिर बीच में रुका रहा, अब दोबारा आगे शुरू हो गया है। कहा यह जा रहा है कि हुकूमत ने फैसला कर लिया कि जेहलम से आगे इनको नहीं आने देना। फिर अब ये कहा जा रहा है 3 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं, 70 से ज़ायद ज़ख्मी है, असला इनके पास आ गया है। जो बाबर साहब बात कर रहे हैं वो अपनी जगह दुरुस्त है, मगर हुकूमत ये कह रही है कि जी अब तशद्दुद आ गया इसमें, लिहाजा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता ये चीज़। और सफ़ीर की जो बात की वो कहते हैं, शेख रशीद साहब कह रहे हैं सफ़ीर है ही नहीं यहाँ फ्रांस का, तो हम क्या करें। और वो आगे से जवाब देते हैं जी वो गूगल पे हमने चेक किया है। तो कहते हैं गूगल का मुझे समझ नहीं आती किस तरह, जब मैं आपको खुद कह रहा हूँ, मैंने पता कराया। सर मेरी बात सुने, जब आपने कहा कि फ्रांस का सफ़ीर नहीं, उन्होंने कहा उसका नोटिफिकेशन दिखा दें कि वहाँ पे कोई सफ़ीर नहीं है, या कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से साबित कर दे कि वहाँ पे फ्रांस का सफ़ीर नहीं। ये तो बड़ा आसान तरीका है। अच्छा, पाकिस्तान मेरा मतलब फ्रांस का सफ़ीर कहीं आप यूटोपियन वर्ल्ड में तो नहीं है, अगर नहीं है तो दिखा दें यार ये नहीं है और सारा मसला ही हल हो जाएगा। साहब देखिए, सबसे पहले ये जो मामलात हैं, अगर आप पूरा पहले दिन से ये धरना और मौलाना ख़ादिम हुसैन रिजवी जो हैं उनकी जो जद्दोजहद है उसको आप देखें तो आपको यही चेहरे, यही रहनुमा, यही तमाम लोग, जिनमें फवाद चौधरी साहब भी शामिल हैं, शेख रशीद साहब भी शामिल हैं, इमरान खान साहब भी शामिल हैं और बाकी सब लोग, ये आपको उन्हें मुहिब वतन कहते हुए नज़र आते हैं। आपको वो कह रहे, यही तमाम हमारे रहनुमा ये कह रहे हैं कि ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए बाहर निकले हुए हैं। लब्बैक एक ऐसी तहरीक है जो तमाम के तमाम जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं उनको तबाह करके रख देगी। इनके साथ तावन किया जाए, इनके साथ अमन व मान के साथ निपटा जाए, इनके साथ मोहब्बत से बातचीत की जाए। ये सारी एक सीरीज़ है और अभी एक सीरीज़ है जिसमें आज की बात अगर हम ले लें, बाकी पिछले तो छोड़ दें, जिसमें कहा गया भारत की माली मुआवनत हासिल है, ये कहा गया है फवाद चौधरी साहब की जानिब से। फिर उन्होंने कहा कि कोई रियासत पाकिस्तान को कमज़ोर न समझे। तो बाकी पाकिस्तान ने अलकायदा जैसी दहशतगर्द तंजीम को शिकस्त दी, पहले भी रियासत को कमज़ोर समझने की गलती की, उन्हें बाद में एहसास हुआ। फिर उन्होंने कहा कि
TLP इस तंजीम की कोई हैसियत नहीं है। इनके पास दहशतगर्द तंजीमों की तरह हथियार नहीं है, इसलिए किसी माई के लालच में जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वो रियासत को ब्लैकमेल करे। 6 बार तमाशा लगाया जा चुका है। ये तमाम बातें हैं। और अभी आप वज़ीर दाखिला साहब को सुन लें, उन्होंने कहा कलाशनकोफों के सिरे ये कह रहे हैं कि इस तंजीम की कोई हैसियत नहीं है, इनके पास दहशतगर्द तंजीमों की तरह हथियार नहीं है। और कह रहे हैं शेख रशीद साहब के वो कलाशनकोफों से वार किए गए हैं और वहाँ पे सीधी गोलियां चलाई गई हैं। यानी कि ये फिर दोबारा से जो 3 साल से झूठ, मुनाफिकत और जिसको हम कह सकते खाली खोली नारे, बातें, जिससे पूरा सिस्टम चलाने की कोशिश की जा रही थी, सेम इसी मामले में भी वही नरेटिव, वही सिस्टम, वही झूठ, वही अनाद सामने रख के बात की जा रही है। क्या वो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं? बिल्कुल हैं। क्या वो मुसलमान नहीं हैं? सर, क्या हैं, वो उनका ये मुतालबा करना कि आपने देखें, हमें नहीं पता कि आपने क्या मुआहदा किया, आपने जाके मुआहदा किया और हमें बता दिया। ख़ुद शेख साहब के अकाउंट से हमें चीज़ें मिली पिछली दफ़ा कि जी हमने ये वादे उनके मान लिए हैं और ये इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ाई जाएंगी। फ़्रांस के सफ़ीर के हवाले से या फ़्रांस एम्बेसी के हवाले से मामला पार्लियामेंट में ले जाया जाएगा, पार्लियामेंट फ़ैसला करेगी कि उसने क्या करना है। जी, तो पार्लियामेंट में ले जाने का क्या उसमें क्या मसला है? उनको अनाउंस कर दें कि कल पार्लियामेंट में चला जाएगा। अब वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी है, पीपल्स पार्टी भी है, मौलाना फजल में अच्छा है ना, पता लग जाएगा कि कौन प्रैक्टिकली आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और कौन सिर्फ दावेदार है। तो ये चीज़ें आ जानी चाहिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। आपको पता है कि मजहबी अंसर हमेशा से रहा है और मज़हब को बहुत दफ़ा इस्तेमाल किया गया है और अमूमी तौर पे अभी भी देख लें, रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, वो तो इससे पहले आप देख लें किसी ने अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश की। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं नामूस रिसालत का सिपाही हूँ, मैंने जेल काटी, वो तो ये कह रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि जी हम अब भी चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज मुझे बताएं, अगर एक चीज मुझे बताएं कि शेख रशीद साहब जब तक कटमरू में ख्वाजा यसरब की इज्जत पर, मेरी बात सुने आप, न जब तक कटमरू में ख्वाजा यसरब की इज्जत पर खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। तो ये कैसे हो सकता है कि आप इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा भी करते हो और आप डरते भी हों? अल्लाह है, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह मालिक है। अल्लाह के ख़जानों से जो चीज़ें मिलती हैं वो ना सऊदी अरब देता है ना IMF देता है। अल्लाह के ख़जानों की तरफ देखने वाले जो लोग हैं वो तवक्कल अगर करते हैं तो उनके थोड़े में ज़्यादा बरकत आ जाती है। बिल्कुल सही करके देख लें। बिल्कुल ठीक। हम ये नहीं कह रहे हैं, अभी भी ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है ना सफीर को बेदखल कर दें। देखिए, डिबेट होने से बहुत सारी चीजें वाजे हो जाएंगी। आप ना करें कुछ भी, डिबेट होने से क्या होता है? अच्छा, एक और चीज है, साजिश हो रही है, वो चाहते हैं कि हम ये फ्रांस के खिलाफ कदम उठाएं। मुझे एक बात बताएं, ये जो नेशनल असम्बली है, ये जो पार्लियामेंट है, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जो है उनकी नुमाइंदा जमात है, नुमाइंदा फोरम है। वहाँ पर अगर वो पढ़े लिखे लोग हैं, आप उनको ये तो नहीं कह सकते कि वो सारे फंडामेंटलिस्ट हैं। आप वहाँ पर ले जाएं, वहाँ पर उस पर डिबेट करवा लें। डिबेट करवाने के बाद जो भी कंसेंसस डेवलप हो उसके मुताबिक फैसला कर ले। ये एक डेमोक्रेटिक नॉर्म है। फ्रांस वाला मामला जो है उनका सफारतखाना बंद करना, इसके अलावा सारी शराइत मानने को तैयार है। वो इस तरह से बात करते हैं। जब भी हमने देखा है तो जब पार्लियामेंट में क्यों नहीं लेके जाते? क्या इसमें अमर मानने के पार्लियामेंट में? ये बिल्कुल ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन मेरा ख्याल है हुकूमत ये कहती है कि जी ये बड़ी गलत प्रेसिडेंट सेट हो जाएगी। उसके बाद जनाब इंटरनेशनली ये एक कॉन्स्पिरेसी है कि पाकिस्तान ये चीज़ करे, फ्रांस का ये बंद करे सफारतखाना, और उसके बाद पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी जाए और पाकिस्तान को बिल्कुल तनहा कर दिया जाए। पार्लियामेंट अगर समझती है, बड़े पाकिस्तान जो है वो बड़ा फ्री माहौल पाकिस्तान को पूरी दुनिया ने प्रोवाइड कर रखा है। आपको FATF वाले कहाँ आपके कभी किधर से आपको रसाई मांग रहे हैं, कभी हमारे अदारों के अकाउंट्स के मतलब बातें हो रही हैं, कभी कहाँ भी बात। क्या हम पूरी दुनिया के साथ ठेका लिया हुआ है? पूरी दुनिया की बात हम मान सकते हैं? क्या हम अपने दफाई अदारों के अकाउंट्स, प्राइवेट अकाउंट्स जो हैं वो उनको हम उन्हें बता देंगे? OIC के लेवल पर पेंटागन के मामले को लिया जाता। पेंटागन और CIA जो है, मेरी बात सुनिए, क्या पेंटागन और CIA के अकाउंट्स, प्राइवेट अकाउंट्स तक, उनके बिजनेस तक
रसाई है किसी फैटफ की या किसी और अदारे की, तो क्यों भाई ये आप जितना दबते जाएंगे आपके ऊपर बैन अल-अक़वामी पाबंदियाँ क्या, बातें क्या, बहुत कुछ होता जाएगा। ये कभी फैटफ आएगा, कभी पेरिस क्लब आएगा, कभी IMF आएगा, वर्ल्ड बैंक आएगा, आपको इतना शिकंजा टाइट कर दिया जाएगा कि आपके हाथ पैर बांध के आपको समुद्र में फेंक देंगे कि आप तैराकी करें, यहाँ पे तैरें इसमें। ऐसा नहीं तो फिर थोड़ा बहुत आपको ऐसी एक खुददार कौम की तरह पे कुछ ना कुछ देखें। बात करने में हर्ज क्या है, वहाँ जो नतीजा निकले आप TLP को बता दें, कालादम जमात को, कि भाई ये हमने फैसला किया है और ये हमारी पार्लियामेंट ये कहती है, तो उसके बाद हम मजबूर हैं कि हम नहीं कुछ भी कर सकते। वो क्या कहेंगे, फिर दोबारा मार्च लेके आ जाएंगे। वो एक अखलाकी ऐसा जवाब जो है उनका, वो भी पूरा कर दिया जाए, पार्लियामेंट में ले जाया जाए इस मामले को। बाकी दुनिया की परवाह ना करें। अगर आप दुनिया की परवाह करते हैं, रॉ के एजेंट तक तो कभी आज तक रसाई नहीं मांगी गई, जो पाकिस्तान, बलोचिस्तान, पाकिस्तान के तमाम हिस्सों में दंदनाते फिरते थे। ये एक ट्वीट करती है और उस ट्वीट पे फ्रांसीसी एम्बेसी जो है वो एहतजाज करती है और वो कहते हैं कि हम अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई ट्वीट बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वो अल्टीमेटली ट्वीट डिलीट करवा देती है। मेरा मतलब है, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे आज भी हम गुलाम हैं, आज 70 साल के बाद भी हम गुलाम हैं और वो जो मर्जी करते फिरें, हम उन कुछ नहीं कर सकते, हम बेबस हैं। मगर इससे ज़्यादा गुलामी क्या होगी? एक तरफ प्राइम मिनिस्टर सियासत मदीना की बात करते हैं वो, और दूसरी तरफ सर मुझे ऐसे लगता है फ्रांस ने 2 मुल्कों के खिलाफ एहतजाज किया, एक तुर्की एक पाकिस्तान, इस सारे मामले नामूस उसके प्रेसिडेंट से हाथ नहीं मिलाया, तो क्या तुर्की ख़त्म हो गया? क्या तुर्की के साथ यूरोपियन यूनियन ने सारा ट्रेड बंद कर दिया? उन्होंने 10 सफीरों को सर एक्शन पाकिस्तान का जो था उस पर भी उन्होंने ये कहा कि जी इन दोनों मुल्कों ने हमारे इंटरनल मामला में जो है ना दखलंदाजी की है। लेकिन मुझे बताएं, हर दफ़ा हमने देखा इसमें शहादतें होती हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह का हंगामा रही शुरू हो जाती है, ये सारे मामला होते हैं, फिर वही मुज़ाकरात होते हैं और उसके बाद फिर मामला आगे चला जाता है। तो एक दफ़ा बैठ कर एक चीज़ तय क्यों नहीं हो सकती? क्या अब भी यही होगा, खंदकें खोदी हुई हैं, फिर कोई खुदा न खास्ता इस तरह के वाक़यात होंगे, अल्लाह ना करे, और उसके बाद फिर मुज़ाकरात होंगे और फिर तो मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ की लीडरशिप को इस पर सोचना चाहिए, बैठकर बात करनी चाहिए। और अभी दोनों तरफ से जिस तरह पहले किया गया है, बजाय इसके कि चीज़ को इतना ज़्यादा लिंगर ऑन करके, जो भी है कि अगर ये हुकूमत ही ले आए, पार्लियामेंट में मामला ले आए, अगर उनकी ये शर्त है, और उसके बाद इस चीज़ को हल कर लिया जाए। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद बात करेंगे मकबूजा कश्मीर के मुसलमान पूरी दुनिया में यौम स्याह मना रहे हैं, इसी हवाले से बात होगी। अब पता चला। अब पता चला। 70 साल से ज़्यादा हो गए मकबूजा कश्मीर पर नाजायज़ और गासिब कब्ज़ा जो किया हुआ है भारत ने, और इस तरह से हुआ था कि ये 27 अक्टूबर को कहा जाता है कि बाकायदा फ़ौज के ज़रिए मकबूजा कश्मीर पर कब्ज़ा किया था भारत ने। और उस वक्त फिर उसके बाद ढोंग रचाया गया कि जी महाराजा हरी जो वहाँ का था हरी सिंह, उसने ये कर दिया साइन कि हम भारत के साथ इलाक़ चाहते हैं। तो आबादी ज़्यादा मुसलमानों की थी, लेकिन उस वक्त जब अंग्रेज़ यहाँ से गए तो उन्होंने जो आज़ाद रियासतें या जिनको कुछ हद तक खुद मुख्तारी मिली हुई थी, उसमें और भी थी, हैदराबाद और दीगर रियासतें भी थीं, तो उनको ये इख्तियार था कि जी जिसके साथ चाहे मिल जाएं। लेकिन हुआ ये कि भारत ने पहले वहाँ फ़ौजें उतार दी और उसके बाद ज़बरदस्ती कोई साइन वगैरह अगर कोई हुए तो ये हिस्टोरियंस कहते हैं। हमारे साथ हैं जी अब्दुल कादिर बलोच साहब, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। अब्दुल कादिर बलोच साहब की बड़ी खिदमात हैं कश्मीर के मुसलमानों के लिए। मैं बता दूँ कि बहुत अरसा इन्होंने चूँकि गुजारा आर्मी भी, लेफ्टिनेंट जनरल रहे, और बार इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तामीर की थी, वरना कश्मीर में बड़ी शहादतें हुआ करती थी, भारत आते जाते फायरिंग वहाँ से कर दिया करते थे LOC पर। अब्दुल कादिर बलोच साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है मेरे समझ जी सर, सर आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अब हम कोशिश करते हैं को बेहतर क्या करेंगी, आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा चले, हम कोशिश करते हैं दोबारा रब्ता करनी अब्दुल कादिर बलोच साहब से। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है अब्दुल कादिर बलोच साहब, फ़ौज में एक लंबा अरसा इन्होंने गुजारा, और इससे पहले मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो उनकी काबीना का भी हिस्सा थे। इनसे हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी, और इसके साथ साथ जो बलूचिस्तान की इस वक्त हम सूरत हाल देख रहे हैं, वहाँ पर जो तब्दीली लाई जा रही है, तब्दीली आ रही है,
उसके बारे में इनसे बात करेंगे। लेकिन बाबर डोगर साहब, ये जिस तरह से सारा ये मामला हुआ और फ़ौज के ज़रिए उस पर एक दफ़ा कब्ज़ा कर लिया, और आज तक फ़ौज ही के ज़रिए, यानी कभी भी उस 70 साल यानी 7 दहाइयों में लोग थक जाते हैं कि नस्लें गुजर गई, शहीद हो गए, इतनी कुर्बानी हुई, लेकिन आज भी उस दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाया जाता है। अभी आप देख लीजिए, जब पाकिस्तान इंडिया से जीता है तो किस तरह से वहाँ पर जनाब खुशी मनाई गई और उस पर दहशतगर्दी के पर्चे करके लोगों को गिरफ्तार किया गया, सिर्फ इसलिए कि तुम पाकिस्तान के साथ क्यों खुश हो रहे हो। देखिए उसामा साहब, कश्मीरियों ने जिद्दोजहद की एक नई तारीख रकम कर दी है। 75 साल गुजर गए हैं, लेकिन उसके बावजूद आज भी उन्होंने भारतीय साम्राज्य की गुलामी नहीं कबूल की। आज भी वो भारत के खिलाफ खड़े हुए हैं, आज भी वो उसके खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे हैं, आज भी कश्मीर के लोग अब शाते दे रहे हैं, आज भी वहाँ पर इंडिया ने 10 लाख फ़ौज जो है वहाँ पर लगाई हुई है, आज भी कश्मीर जो है एक जेल है, एक बहुत बड़ी जेल है, आज भी कश्मीरियों के बुनियादी हकूक़ जो है उनको सलब किया गया है, आज भी ह्यूमन राइट्स समेत बेताशा अदारों को कश्मीर में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। लेकिन इसके बावजूद, इन तमाम सोबतों के बावजूद, इन तमाम जबर के बावजूद कश्मीर के लोग पीछे नहीं हटे, वो आज भी अपनी आज़ादी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरा जो शिकवा है, मेरा जो गिला है, वो तो पाकिस्तान से है कि पाकिस्तान, देखें नारे तो दीवारों पे भी लिखे होते हैं, किताबें भी बड़ी अच्छी लिखी होती हैं, खाली नारे लगाने से, खाली दीवारों पर लिख देने से तो मामला हल नहीं होते। हमें प्रैक्टिकली उनकी मदद करनी चाहिए। हमें चाहिए कि दुनिया में मौसर तरीके से उनकी आवाज़ बने, उनकी आवाज़ उठाएँ। खाली ये नहीं है कि आज ब्लैक डे है तो आज प्राइम मिनिस्टर का बयान आ गया, सदर का बयान आ गया, उसके बाद जनाब फिर 5 फरवरी आया, फिर एक स्टेटमेंट आ गया, उसके बाद कुछ और हो गया तो स्टेटमेंट आ गया, और सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई जो है वो हम कर रहे हैं। इससे आगे प्रैक्टिकली फिलहाल तो कुछ भी नहीं। लेकिन गुलाम नबी साहब, पाकिस्तान ने OIC के लेवल पर आवाज उठाई, वहां पर नाराजगी। सर आज UAE ने डायरेक्ट फ्लाइट वहां पर शुरू कर दी है, UAE जो है वहां पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मुझे एक बात बताएं, हमें UAE से प्रोटेस्ट करना चाहिए था, क्या हमने किया? हमें UAE से बात करनी चाहिए थी, हमें ये इशू OIC में उठाना चाहिए था कि जनाब ये किस तरह से हो सकता है कि एक इस्लामी मुल्क जो है डायरेक्ट कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, डायरेक्ट कश्मीर से। जी अब्दुल कादिर बलोच साहब हमारे साथ हैं। जी अब्दुल कादिर बलोच साहब, आज यौम स्याह मकबूजा कश्मीर के मुसलमान पूरी दुनिया में मना रहे हैं, और जिस तरह मैं बता रहा था, शायद आपको आवाज़ उस वक्त नहीं आई, कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर आपकी भी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही कि किस तरह कश्मीर के मुसलमानों को जिस तरह शहीद किया जाता है दिन, वो रोड एक बड़ी गैर महफूज थी, आपने उसको अपने दौर में जब फौज में सर्व कर रहे थे वो बनवाई, एक दीवार बड़ी ज़बरदस्त। तो ये बताएं कि आपने उस इलाके में भी सर्व किया, ये जो मामला है मकबूजा कश्मीर का, यौम स्याह हर साल मनाया जाता है, पाकिस्तान अपनी कोशिशें करता है, आपको क्या नजर आता है कब ये मसला हल होगा, कब मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी मिलेगी? सर भाई, आपके सवाल को मुकम्मल तौर पर तो मैं नहीं सुन सका, प्रॉब्ली कश्मीर के रेफरेंस से आप बात कर रहे हैं, अगर थोड़ी सी मुझे मैं और भी सवाल को वाज़ेह कर ले तो मैं आपको जवाब दे दूँ। जी ये कब आवाज आपकी सही नहीं आ रही? जी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी कब मिलेगी? जी बहुत अच्छा सवाल किया, और ये एक ऐसी चीज है जो कि हर इंसान का इस दुनिया में पैदा होता है, उसका हक है कि वो आज़ाद तौर पर रहे, आज़ादी से रहे, उसके मर्जी के खिलाफ उसके ऊपर कोई चीज मुसल्लत न की जाए, और उसके बोलने की आज़ादी, हरकत टहलने की आज़ादी, आगे पीछे जाने की आज़ादी, राय का इज़हार, और अपनी ज़िंदगी अपने मर्जी के मुताबिक गुजारना, अपने मजहबी राय को अपने मर्जी के मुताबिक अदा कर लेना, अपने अदा कर लेना, अपने रस्म रवाज के मुताबिक रहना, ये हर एक इंसान का हक है। ये कश्मीर के ऊपर हिंदुस्तान ने अपने आप को मुसल्लत किया, कोई बगैर किसी जस्टिफिकेशन के। कश्मीर एक इंडिपेंडेंट इलाका था, मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका था, और इंडिया से मुत्तसिल नहीं था, रास्ता कोई नहीं था। पठानकोट के डिस्ट्रिक्ट को जबरदस्ती उन्होंने शामिल करा के, और नेहरू दोस्ती की वजह से, इंदिरा दोस्ती की वजह से एक रास्ता उन्होंने बनाया। कोई ताल्लुक ही नहीं था, दूर का एक इलाका था जो हमेशा से इंडिपेंडेंट रहा था, उसका हिंदुस्तान से सब कोई ताल्लुक नहीं था। फौजियों ने आके, मैं वहाँ पर मैंने किया कश्मीर में 6-7 साल, पिछले 70 सालों से, और लोगों के ऊपर बंदूक की जोर से हुकूमत कर रहे हैं। आज तक बंदूक की जोर को मनवा नहीं सके उन लोगों से, लाखों की तादाद में उन्होंने जानें खत्म कर दी, और उन्होंने शहादतें पेश की,
अब इस मेरे अंदाजे के मुताबिक अभी ये मामला मजीद चलने वाला नहीं है। मुस्लिम नफरत के ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, एक जमाने में हिंदुस्तान की ताकत थी, हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म, लामजहबियत उन्होंने खत्म करके हिंदुता उन्होंने वहां पर राज कर दिया कि हिंदू के मजहब के नाम पर वो हुकूमत करेंगे पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के मकबूजा इलाकों में। ये वो ऐसी चीज है जिसको इंटरनेशनली भी कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अरब लोगों के ऊपर, सवा अरब लोगों के ऊपर इतनी ज्यादा जुल्म व ज्यादती नहीं की जा सकती। दुनिया उठेगा, हिंदुस्तान हैरान हो जाएगा क्या हो गया। और ये मोदी वाली कहानी खत्म होने को है और हमें भी जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। हम तो ये कहें कि पॉलिटिसाइज होना चाहिए। जो नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक हम हल चाहते हैं, लेकिन उसमें जो खास टॉप पॉइंट है वो ये है कि इसमें कश्मीरी का मर्जी उसको टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए। हम चाहते हैं, काउंसिल ये कहती है कि वो पाकिस्तान में शामिल हो या इंडिया में शामिल हो, लेकिन अगर कश्मीरी ये फैसला करते हैं कि वो आजाद रहना चाहते हैं भी हमें उसके रास्ते में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन के मुताबिक जिंदगी गुजारने का मौका मिलना चाहिए। वो मौका मिलेगा, इंटरनेशनली उनको प्रोवाइड कर लेगा। ये काफी देर तक अपने कान बंद नहीं कर सकते कि कश्मीर के मसले से, कश्मीर का मसला उभर के सामने आया है पूरी दुनिया के सामने। पूरी दुनिया के जमीर को झंझोड़ रहा है कश्मीर का मसला। सही। अब्दुल कादिर बलोच साहब, मेरी आज यूएई ने कश्मीर में डायरेक्ट फ्लाइट्स ऑपरेशनल कर दी हैं। यूएई कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो पाकिस्तान को इस इशू को ओआईसी में उठाना चाहिए, पाकिस्तान को इस इशू को यूएई में उठाना चाहिए कि किस तरह से एक इस्लामी मुल्क जो है वो जाके कश्मीर में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकता है। देखिए, जहां तक किसी के इन्वेस्टमेंट करने का ताल्लुक है, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में अगर कश्मीर में कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो मुझे इसमें किसी किस्म की कोई बुराई नजर नहीं आती है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट जो कश्मीर के जुग़राफ़ियाई हदूद के अंदर की जानी है उसका इकोनॉमिक बेनिफिट बेसिकली कश्मीरियों को ही अल्टीमेटली मिलना है। और कल अगर कश्मीर आज़ाद हो जाएगा तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए जाएंगे इनको उठा के कोई दूर नहीं ले आएगा। सिर्फ खराबी जो इसमें है इस इन्वेस्टमेंट के बारे में वो हिंदुस्तान हुकूमत कर रहा है, हिंदुस्तान की सबजुगेशन में है, उनके मकबूजा इलाका है, उनके कब्जे में, नेचुरली ये कार्रवाई उन्होंने करनी है। लेकिन इसमें अगर इन्वेस्टमेंट की जा रही है तो एक मुसलमान मुमलिकत कर रहा है और वो ये इन्वेस्टमेंट ये कह के नहीं कर रहा है कि हम ये पैसे लगाएंगे तो तुम लोग वफादारी करो हिंदू के साथ, हिंदुस्तान के साथ। लेकिन सर ये जॉइंट वेंचर है, वहाँ के बड़े बड़े जो हिंदू इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके साथ मिलकर किया जा रहा है और वहाँ पर इसकी आड़ में हिंदू आबादकारी की जाएगी। अब्दुल कादिर बलोच साहब, इसमें ये बताएं कि हिंदू आबादकारी की गुंजाइश नहीं होना चाहिए, उसकी कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए, उसके रास्ते में खड़े होना चाहिए। बिल्कुल सही। और यहाँ पर हमें कश्मीरी इंटरेस्ट को चुनके हम एक पार्टी है, हमें इसको पूरी दुनिया में उठाना चाहिए, न सिर्फ वो ऐसी है यूनाइटेड नेशन में भी उठाना चाहिए, हर जगह उठाना चाहिए। दुनिया के तमाम ममालिक में डेलीगेशन भेज दें और वो कार्रवाई करें। कोई ऐसी बात जो कि कश्मीरियों के हक के ऊपर वो नेगेटिव साबित हो जाता है तो उसके बारे में कश्मीरियों की हमारी जिम्मेदारी, हमारा फर्ज है। जी, अब्दुल कादिर बलोच साहब हमारे साथ रहिएगा। हमें ब्रेक लेने के बाद हमने आपसे बात करनी है बलूचिस्तान की सूरत हाल पर, जहां पर अब पीटीआई की तरफ से कहा गया है कि वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा उसको सपोर्ट करेंगे। अब जाम कमाल साहब भी उसी पार्टी के थे। ये क्राइसिस क्या हल हो गया है अब, और जो भी वज़ीर आला आएगा वो आसानी से जो उम्मीदवार होगा वो इलेक्ट हो जाएगा? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला।
बलूचिस्तान में एक दफ़ा फिर हम क्राइसिस देख रहे हैं माजी की तरह, और एक वज़ीर आला गया है, नए के लिए जोड़ तोड़ हो रही है। अब्दुल बजंजो साहब जो मुसलसल कोशिश करते रहे जाम कमाल साहब को हटाने की, उसमें कामयाब हुए, अब वो सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। और दिलचस्प बात सबसे ज़्यादा ये है कि तहरीक इंसाफ सपोर्ट करें बलूचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवार को, यानी एक तरह से आप कहेंगे अब्दुल बजंजो साहब आते हैं, तहरीक इंसाफ उनको सपोर्ट करेगी, जबकि जाम कमाल साहब आखिरी वक्त तक इमरान खान साहब से रब्ता करते रहे, मुलाकात हुई, इमरान खान साहब ने कहा जी हम आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी साहब, वो भी जाम कमाल साहब को सपोर्ट करते रहे, जाकर लोगों को मनाने की कोशिश करते रहे कि इनको ना हटाएं, लेकिन अब वही दोबारा दूसरी तरफ आ गए हैं। अब्दुल कादिर बलोच साहब, आप सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं, बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक, वफाकी वजीर भी रहे, तो आप बलूचिस्तान की सियासत को हमसे बहुत बेहतर समझते हैं, ये हो क्या रहा है? देखिए, जो हो गया वो सब कुछ आप कवर करते रहे, महीना 1.5 महीने से ये कार्रवाई चल रही थी, और जो MPs थे बलूचिस्तान के, उनकी अक्सरियत जाम साहब के खिलाफ हो गई थी, बशमूल अक्सरियत के उनके अपने पार्टी के, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बाप पार्टी जिसको कहते हैं, ये उनकी पार्लिमानी जितनी भी स्ट्रेंथ थी, उनकी मेजॉरिटी भी उसके खिलाफ हो गई थी, और वो चाहते थे कि वो रिजाइन करे, और बकौल उनके कि वो जाम साहब की हुकूमत में जिस तरीके से उन्होंने प्लान किया हुआ था, जो उम्मीदें लोगों ने वाबस्ता किए थे, तो पहली हल्ले में 35 मेंबर ने उस रेजोल्यूशन को पास किया और सपोर्ट किया, तो उस 35 मेंबर के साथ ही उनका हुकूमत करने का हक मेरे समझ के मुताबिक खत्म हुआ, क्योंकि 65 की असेंबली में 35 की तक मेजॉरिटी बन जाती है, और वो फिर गवर्नमेंट को डिसलॉज समझा जाता है। लेकिन बदकिस्मती से जाम साहब इसको लड़ते रहे, और इसके लिए बड़े हरबे इस्तेमाल किए, कभी खटक साहब आए उनकी मदद करने के लिए, कभी सिंजरानी को 3 मरतबा भेजा गया, फिर उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की, उनसे मदद मांगी, और बाद में उन परसों उन्होंने इमरान खान से उसके वजीरों के बारे में शिकायत की कि वो साइड ले रहे हैं, हमें वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जो भी करना चाहिए था। इन तमाम बातों के बावजूद हकीकत यह है कि कुदूस बजंजो को बतौर पार्लिमानी पार्टी लीडर के तौर पर बलूचिस्तान की चीज मुयसर करने के लिए वो हिमायत हासिल हो गई है बाप पार्टी के और उसके साथ शामिल कोलेशन पार्टी जो पार्टनर हैं सब ने उसको कर लिया है, और मेरे ख्याल में कल या परसों उसकी इलेक्शन बलोच साहब, जब नून लीग की गवर्नमेंट थी तो सनाउल्लाह जहरी साहब के खिलाफ भी इन्हीं कुदूस बजंजो साहब ने बगावत की थी, और बाद में उनको रिजाइन करना पड़ा और ये वजीर आला बन गए। अब फिर वही कहानी दोहराई जा रही है, उसी तरीके से जाम साहब जो है वो आउट हो गए हैं, कुदूस बजंजो साहब इन हो रहे हैं। ये क्या कहानी क्या है कि हर दफ़ा एंड पे आके कुदूस बजंजो साहब जो हैं वो स्पीकर से वजीर आला बन जाते हैं? देखिए जी, अभी वो तो उसकी किस्मत है, उसकी काबिलियत है, उसकी अहलियत है, जैसे भी है, मैं इसके बारे में मज़ीद इतना कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन इस बार ये एक हकीकत बन चुका है कि दोनों मरतबा फाल उनके शो में निकला है, और उसी को वज़ीर आला के तौर पर भी नॉमिनेट हो गया, और अभी तो ये तो असल में बात ये है कि ये पार्लियामेंटेरियन सूबाई असेंबली के मेंबरान, उनसे पूछा जाए हर एक से कि कौन सी खास बात जो उन्होंने उसको देखी है। जरूर ऐसी बात है कि उसने बगावत भी करवाई, और बगावत में फिर अक्सरियत भी उन्होंने आई, और अक्सरियत के अलावा नए लीडर हाउस के तौर पर अपने फेवर में जो है ना वो राय भी उन्होंने हासिल कर ली, तो कुछ तो उसमें है, अगर कुछ ना होता और भी तो मेंबर आएंगे। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है, जनरल साहब मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि वो बाप के साथ मिलकर बलूचिस्तान की हुकूमत की तश्कील में शामिल नहीं होंगे। क्या बाप की जानिब से या बलूचिस्तान की किसी नेशनलिस्ट पार्टी की जानिब से मौलाना फजल रहमान साहब को कोई ऑफ़र दिया गया था कि वो ज्वाइन करें बलूचिस्तान गवर्नमेंट को? देखिए, ऐसी बात नहीं थी। बुनियादी तौर पर सबसे पहले अगर आपको याद है तो अपोजिशन पार्टियां मौलाना फजल रहमान साहब के और अख्तर मेंगल साहब का BNP मंडल, इन दोनों ने मिल के इन्होंने तारीख पेश की थी, तारीख एतमाद। वो इन्फेक्चुअस हुआ, कुछ अर्से के बाद सही कार्रवाई नहीं उसकी
कोई टेक्निकल डिफेक्ट था, वो तो वहीं रह गया। दूसरी मरतबा जो तारीख के अदम आया तो वो बाप पार्टी की तरफ से आया, इनके 14 मेंबरान ने वो पेश की और 1-2 कोalition के पार्टनर्स थी। और लेकिन रहमान की और अख्तर मेंगल साहब की सपोर्ट उनको हासिल थी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मौलाना फजल रहमान साहब और अख्तर मेंगल साहब PDM का हिस्सा है। अब अगर वो इस गवर्नमेंट का यहाँ पर हिस्सा बनते हैं तो ये फिर दोगलापन हो जाता है कि मरकज में वो तो ये, और ये मरकज का एलाई पार्टी है, उसका इत्तेहादी है बाप पार्टी और अवामी पार्टी, तो मरकज में तो उसकी मुखालफत करे और यहाँ उसके साथ मिलकर हुकूमत करे। असूलन ये बात सही नहीं थी। तो हुकूमत के गिराने के हद तक उनकी भी शिकायतें बहुत ज्यादा थी, जितनी बड़ोस्तान अवामी पार्टी थे वो अपनी शिकायतों की बुनियाद के ऊपर उन्होंने उनको सपोर्ट तो दे दिया कोटा नो कॉन्फिडेंस पास कराने में। लेकिन हुकूमत का हिस्सा बनना ये अखलाकी तौर पर और सियासी तौर पर जबकि मरकज में मुखालफत और PDM का हिस्सा है, इसकी जस्टिफिकेशन नहीं बनती है। यही वजह ने कहा है कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन उनको ये यकीनदारी जरूर कराई गई है कि उनके साथ जो नाइंसाफियाँ बकौल उनके जाम साहब के दौर में हुए हैं उस किस्म की नाइंसाफी नहीं होगी और उनके हकूक का पूरा हिफाजत किया जाएगा। और तरक्याती तौर पर जितने फंड किसी और हुकूमती पार्टी के बाप पार्टी के रुकन को मिलना है तो ये इन पार्टी के लोगों को भी। अब्दुल कादिर बलोच साहब, अपने इलाके बलोच साहब, ये कहा जाता है कि इस्लामाबाद में इक़्तिदार का रास्ता लाहौर से होकर गुजरता है, जबकि इस्लामाबाद में इक़्तिदार से बाहर निकलने का रास्ता जो है वो कोयटा से होकर गुजरता है। पिछली दफ़ा भी जब कोयटा में हुकूमत बदली गई तो वफाकी हुकूमत बदल दी गई थी, तो अब आपको नजर आता है कि इसका कोई इम्पैक्ट वफाकी हुकूमत पर भी होगा? देखिए जी, ये तो मफरूजे लोगों ने बनाए हैं वाक़यात के ऊपर पेश करके, जो माजी में चीजें होती रही उनके ऊपर ये मफरूजे बने। लेकिन मैं इतना बात जरूर कहूंगा, ये जो महंगाई है, ये जिस तरीके से डॉलर की उड़ान है, जिस तरीके से पेट्रोल की फ्यूल की जो प्राइसेस की उड़ान है, जो तबाही आ रही है मुल्क में, जो गरीब जिस तरीके से पिसा जा रहा है और ये अपोजिशन जिस तरीके से रोडों पे निकला है और ये बाकी मुख्तलिफ मामलात को जो है ना किस हैंडल किया जा रहा है, कहानियाँ पेश की जा रही है जहाँ पर ये इन अदारों के दरमियान में भी इत्तेफाक की कमजोरी नजर आ रही है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये जो रास्ते आपने बनाए चेंज के वो चेंज आ जाए। मुझे तो वेरी फ्रेंकली मुझे इस हुकूमत से किसी किस्म की कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगती है कि ये बेरोजगारी और महंगाई को कंट्रोल कर सकेंगे, नंबर 1। नंबर 2, मुझे कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम 22 करोड़ अवाम जो इस महंगाई के चक्की में फंस रहे हैं 2 साल तक इस बात को बर्दाश्त करेंगे। तो अगर ये मेरी दोनों मफरूजे ठीक हो जाते हैं तो यही सोचना चाहिए कि इमरान खान साहब के भी जाने के दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा अब्दुल कादिर बलोच साहब, PDM और पीपल्स पार्टी लग रहा है कि फिर दोबारा करीब आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी क्या PDM का आने वाले दिनों में हिस्सा होगी? जो PDM लॉन्ग मार्च की बात कर रही है उसका पीपल्स पार्टी हिस्सा होगी? देखिए जी, पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पर जिनकी अलहदगी की वजह बनी असेंबली से रिजर्वेशन न देने का, शायद पीपल्स पार्टी आज भी उस स्टैंड पे खड़ी रहे। अलावा उसके बाकी जितनी भी एक्टिविटीज PDM के रहे हैं, पीपल्स पार्टी एग्जैक्टली उस किस्म के स्टेप्स को सपोर्ट करती रही है और करता रहेगा। और आइंदा भी इस कोई कार्रवाई ऐसी होगी जिसमें पाकिस्तानी अवाम की उस कदम में कोई अगर रिलीफ हो पॉसिबल हो और उनके बर्डन कम किए जा सके और इस हुकूमत में छुटकारे का कोई वजह बन सके, ऐसी कोई स्टेप अगर PDM लेगी तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी हेजिटेट नहीं करेगा। अपोजिशन से हमारा ताल्लुक है और अपोजिशन गवर्नमेंट की करेंगे। जितनी शिकायतें PDM की है उससे दुगनी शिकायतें हमारी भी इस हुकूमत से। आपने कहा कि आपको लगता है, आपकी सियासी बसीरत ये कहती है कि ये ज़्यादा अरसा नहीं चल सकती अब ये हुकूमत। कोई अंदाज़ा आपको? बहुत से लोग कह रहे हैं जी अगले साल इलेक्शन हो जाएंगे 2022 में। शेख रशीद साहब कहते हैं जी जो मर्जी कर लें इलेक्शन 23 में ही होंगे। आपको क्या लगता है? कोई आपको एक रफ आइडिया नजर आ रहा है कब तक?
मैं तो पार्टी की बात नहीं कराऊंगा, मैं हर इंसान को, हर इंडिविजुअल को, और वो अगर सियासत से उसका ताल्लुक है उसके अलावा वो उससे ज्यादा भी उसको हक रखता है कि राय रखे, देख करके मिशन के ऊपर जो वाकयात हो रहे हैं, जो कुछ हो रहा है। तो मैं भी 2022 में इलेक्शन देख रहा हूँ, अर्ली 22 में। तो ये मेरी पार्टी की राय। इससे आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब को एडवांटेज मिलेगा, जी मुझे भी वक्त पूरा नहीं करने दिया गया, हमें 5 साल के लिए अगर नहीं रहने दिया जाएगा तो फिर हम किस तरह अपना एजेंडा करेंगे, हम तो महंगाई खत्म करने वाले थे कि हमारी हुकूमत गिरा दी गई। इमरान खान साहब अगर डिलीवर कर पाते तो मेरी दुआ थी न सिर्फ 5 साल बल्कि 10 साल उसको मिल जाते, 20 साल उसको मिल जाते। अभी ये सवाल इमरान खान को अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या वो डिलीवर कर पाए हैं, नंबर 1। जी जी, क्या वो डिलीवर कर सकेंगे, इस महंगाई को कंट्रोल कर सकेंगे, क्या वो एक टीम बना सकेंगे जी, क्या ये जिस किस्म के इख्तिलाफात उसके जो अदारों के साथ साधन की चीजें लीड करने की तरफ जा रहे हैं, क्या इस बात की जरूरत थी, क्या इसके कंट्रोवर्शियल किस्म के इख्तिलाफ किस्म की बातें मीडिया में आके देने की कोई जरूरत थी, करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था क्या? ये वो अपने आप को खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैं आपको एक बात अपने लिए खुद ही मुश्किलात पैदा की हैं। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी 2022 में कह रहे हैं कि आपको इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।